झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। इलेक्शन कमीशन की राय से तारीख का ऐलान किया करते थे। जब आप मैसेज जीतने लगते हैं ना तो फिर आपकी तरफ से ना लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आप एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, एक कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे खाएं आप। लैपटॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर काम मोबाइल से नहीं हो सकता। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। आज जुमा है, मेरे लिए हफ्ते का आखिरी दिन है और इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और वैसे बाज़ लोग हफ्ते वाले दिन भी जॉब पर जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आज हफ्ते का आखिरी दिन है। तो जिन जिन के लिए हफ्ते का आखिरी दिन है उनको बहुत मुबारकबाद भाई, क्योंकि आगे वीकेंड है, इंजॉय करना है फैमिली के साथ, तो इंशाल्लाह वीकेंड अच्छा गुजरेगा। अब हम अच्छी बात शामिल करते हैं, कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं। तो कहते हैं ना जी, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। अफ़गानिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता रात कौमी टीम ने शाहीन शायर मशरिक़ के इस शेर की अमली मिसाल हमें बने दिखाई दिए। जिस तरह शाहीनों ने पलट कर अफ़गान टीम को झपटा, क्रिकेट शायकीन अश अश कर उठे। नसीम शाह ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी की सलाहियतों को साबित कर दिया। अफ़गानिस्तान की टीम के मुंह से जीत छीन ली। यूँ लग रहा था कि जैसे तारीख खुद को दोहरा रही है। नसीम शाह ने एक बार फिर एशिया कप की याद ताज़ा कर दी। जैसे पहले आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर कौमी टीम को जीत दिलवाई थी, उस बार चौकों की मदद से इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और इस वक्त हर तरफ नसीम शाह के ही चर्चे हैं और इसी पर हम बात भी करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, अक्सर लोग फिर इस पर तनकीद भी करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि उस तरह से मुकम्मल इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन आखिरी जो 2-3 छक्के लगा के टीम को मैच जितवा दिया। लेकिन भाई बात हुई ना, वही तो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं, आसाबी जंग होती है। जो नसीम शाह जीते, उन्होंने छक्के लगाए और अफगानिस्तान के मुंह से जीत खींची और पाकिस्तान को फतह मिली। तो ये थी जनाब आज की अच्छी बात। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। मैच हाथ तो आया पर अफगानिस्तान जीत को मुंह ना लगा पाया। नसीम शाह फिर आड़े आ गए। कौमी टीम ने 100 रन का हदफ एक बॉल पहले ही हासिल कर लिया। सदर के ओहदे की ताज़ीम अपनी जगह, लेकिन मुलाकात नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सोच विचार के बाद माजरत कर ली। ऐवान सदर को जवाबी खत तरसाल। इलेक्शन की तारीख फिर से एक सवाल। सिंफ की बुनियाद पर तनख्वाहों में तफरीक खत्म। जनूबी अफ्रीका ने मिसाल कायम कर दी। क्या PCB भी पैरवी करेगा? विमेन क्रिकेटर ज़का अशरफ से आस लगाए बैठी हैं। और एनिमेशन की दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। अमेरिका में माइक्रो स्टार इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड शुमाली वज़ीरिस्तान के कामरान खान के नाम। बासलाहियत एनिमेटर से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बिल्कुल यंग हैं अभी और इनको ये अवार्ड मिला है, दाद के मुस्तहिक हैं। तो ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में बातचीत होगी। और अब मैं बात करूंगी ट्रेंड्स के हवाले से। और अनडाउटेडली जब पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो क्रिकेट शायकीन तो फिर ट्विटर पर अपना महाज संभाल लेते हैं और दाद देते हैं, सराहते हैं। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान टॉप ट्रेंड कर रहा था। सनसनी खेज मुकाबले के बाद शाहीनों ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी के बाद कौमी टीम ICC वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई है। और टॉप ट्रेंड में सारिफीन पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते रहे। तकरीबन 78,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स करके अप्रिशिएट किया। और दूसरा जो ट्रेंड है वो भी जनाब क्रिकेट के हवाले से ही है। शादाब ट्रेंड करते रहे। अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के बाद शायकीन के दिलों पर राज करते नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस ट्रेंड में सारिफीन उनकी उम्दा बैटिंग के गुण गाने में मसरूफ़ हैं। शादाब की बात करें तो पहले वनडे में मुश्किल कैच भी उन्होंने पकड़कर अफगानिस्तान की शिकस्त में अहम किरदार अदा किया था। दूसरे वनडे में कौमी ऑलराउंडर शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस ट्रेंड में अब तक 19,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। और तीसरा ट्रेंड भी क्रिकेट की दुनिया से ही है। इमामुल हक ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने दूसरे वनडे में शानदार इनिंग्स खेलते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 91 रन बनाए थे। पहले 61 बनाए थे पहले मैच में और इसमें 91 बनाए हैं। तो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं।
फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर, अपने बैट से सबकी धुलाई करने वाले ये बैटर हैं इमामुल हक, जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 38,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट्स कर चुके हैं। अच्छा, मैंने इनका एक मैसेज पढ़ा था सोशल मीडिया पे, जो पढ़ के मुझे कुछ थोड़ा सा मैं हर्ट भी हुई। इन्होंने कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मैदान में जाएं यहाँ पे स्टेडियम में मौजूद हों, कि उनको कहीं से अगर इस तरह की चैंटिंग सुनने को मिले कि जनाब पर्ची पर्ची, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ स्टेडियम में नहीं लेकर जाता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, कुछ मतलब इस पर मुझे बुरा लगा कि क्या ज़रूरत है इतने अच्छे प्लेयर के मोराल को इस तरीके से डाउन करने की, या फिर वो अपनी खुशी को अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट ना कर पाए। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको चाहिए कि जो शायकीन स्टेडियम जाकर स्पेशली मैच देखते हैं वो एटलीस्ट इस तरह की हरकतों से गुरेज करें। आप अनजाने में पता नहीं किसको हर्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब जनाब आ जाते हैं कल के मैच के हवाले से। मैं चाहूँगी आपको डिटेल में बताऊं कि श्रीलंका में जारी पाक अफगान वनडे सीरीज़, पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटा दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए में ज्वाइन कर चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं अब्बास शबीर साहब। अब्बास बताइएगा, अब ये मैच जीतने के बाद अब हम पाकिस्तान की जो टीम है वो आईसीसी वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई है? जी बिल्कुल, ये तो एक स्टार्टर है पाकिस्तान टीम का। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोराल अप है, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है और इसके बाद एशिया कप है, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान लगता है कि ऑन ट्रैक है। और अगर इसी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा तो एशिया कप में भी पाकिस्तान इसी तरीके का अच्छा परफॉर्म करेगा। और हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है जिसमें हम इमाम को देख रहे हैं, बाबर आजम को देख रहे हैं, स्पेशली हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक अच्छा रोल प्ले करेगी आइंदा आने वाले दिनों में। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस हुए हैं, उसमें तो हमने देखा है कि टीम मुकम्मल फॉर्म में है, रिदम में है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान के अंदर उतर रही है। एक तो देखें कि टीम मैनेजमेंट मोराल अप करती है, और दूसरा जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट होती है वो टीम का मोराल अप करती है। उस मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा मोराल हाई है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बार बार इल्जामात लगाए जा रहे हैं और बार बार किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये नाकाम होंगी क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारा कुछ, सारी अपॉइंटमेंट। अच्छा, लेकिन अब्बास हमें तीसरा मैच जीतना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हम नंबर 1 पर रहना चाहते हैं। देखें, मैंने आपको बताया ये स्टार्टर है, हमें तीसरा मैच भी जीतना है, उसके बाद एशिया कप भी शुरू होना है। एशिया कप में भी हमने इसी पोजीशन को, इसी परफॉर्मेंस को कैरी करना है ताकि हम नंबर वन पर ही रहें। और आगे भी जो अहम मैचेस हैं, जिस तरह 2 तारीख को इंडिया के साथ मैच है, एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच है, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मैच। हमेशा से पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होती है, माजी के अंदर भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को देखें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये दिन होता है और बहुत बड़ा मैच होता है, और यही भारत के लिए भी होता है। तो रिदम के अंदर आना, अगला मैच जीतना, नंबर 1 पोजीशन को रिटेन करना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम तीसरे मैच की बात करें ना बास, तो मैं अफगान टीम को बिल्कुल भी हल्का नहीं समझती। आप देखिए कि पहले मैच में जो उनकी सिचुएशन थी, उसके बाद उन्होंने किस तरह ओवरकम किया, कि पहाड़ जैसा हदफ दिया 301 रन का। हम जीते जरूर है इवन दो, बट हमारी कन्विंसिंग विन थी ये। देखिए, हम अफगानिस्तान टीम को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम एक मैच जीते हैं तो सोशल मीडिया पे देखें किस तरीके से ट्रेंड्स चलते हैं, मुबारकबादें शुरू हो जाती हैं। और जब हम मैच हारते हैं तो यही अवाम जो है ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तनकीद शुरू कर देती है। तो हमें, जो हमारी कौम है, उसको भी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ तारीफ भी करनी चाहिए और बुराई भी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो अभी क्रिकेट का जो हमारे एशिया के अंदर क्रिकेट है, अभी ये इसका स्टार्ट शुरू हुआ है। वार्म अप मैचेस हम इसको कह दें कि अफगानिस्तान के साथ ये 3 मैचेस हम वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को हमने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कल जिस तरीके से आप देखें कि 151 उनके एक प्लेयर ने किए, अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे, अगर वो हारे भी हैं तो मुकाबला करके हारे हैं। बिल्कुल, मैंने ये तभी कहा कि कन्विंसिंग नहीं थी ये विन। कल जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा, कन्विंसिंग नहीं थी ये विन। और दूसरा जो पिच थी वो कल कुछ बेहतर थी फॉर बैटिंग, जो बॉल थी वो बैट पे आ रही थी।
जी बिल्कुल, वहां की जो विकेट्स आप आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे तो एक बड़े स्कोर की विकेट्स होंगी। कल भी बैटिंग विकेट थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मैच कोई आसानी से हम नहीं जीते। मुकाबले के साथ अफगानिस्तान की टीम भी मुकाबले के साथ मैदान के अंदर थी, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान की टीम बेहतर साबित हुई किसी ना किसी एक। अच्छा, अब आइंदा जो कल का मैच है उसमें भी पाकिस्तान को इसी तरीके से खेलना चाहिए कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना है और इसी कंटिन्यूटी से आगे एशिया कप में मैदान में उतरना है। तो मैंने आपको बताया कि इस खिते में यानी अभी दोबारा से श्रीलंका में एशिया कप के कुछ मैच पाकिस्तान के अंदर हैं, फिर हमने श्रीलंका जाना है और वहां पे हमारे बड़े मुकाबले होने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं उनसे हमने भरपूर फायदा उठाना है इन वार्म अप मैचेस की, और जो प्रैक्टिस सेशन हुए और दोबारा हमने श्रीलंका जाना है तो हमने पूरी कंडीशंस का फायदा उठाकर अब्बास, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक के साथ उठाना है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ इसी फॉर्म में हमें खेलना है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये बात, डू यू थिंक, कंसर्निंग है कि कल आगा सलमान, रिजवान, इफ्तिखार, इन तीनों का बल्ला नहीं चला? देखें, जब आपके मिडिल ऑर्डर नहीं चलते तो ये बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जब आपको बड़े मैचेस के लिए मैदान में उतरना होता है, बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना होता है, तो आपको पूरी टीम को खेलना पड़ता है। यानी आप ओपनिंग से शुरू करें, मिडिल ऑर्डर तक आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ता है, तभी जाकर टीम की पोजीशन अच्छी होती है, बॉलर्स का मोराल हाई होता है और बॉलर्स अच्छे तरीके से उस स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो तीन प्लेयर रिजवान भी हैं, आगा सलमान भी है, जिन जिन ने स्कोर नहीं किया उनको भी रिदम के अंदर आना चाहिए, अपनी टेक्निक्स को बेहतर करना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए, ताकि पूरे टीम कॉम्बिनेशन के साथ, टीम स्पिरिट के साथ। बिल्कुल, समटाइम ये होता है कि हमारा टॉप ऑर्डर उस तरीके से नहीं चल पाता, तो ऐसे में अगर लोअर मिडिल ऑर्डर भी अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म करे तो मैच जीत जाती है टीम। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप ये बताइएगा, क्या हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं बाबर पर, इमाम पर? क्या ख्याल है आपका? ये फखर है, ये तीन ऐसे बल्लेबाज जिन पर हमारा काफी इन्हिसार है। देखिए, हमें अपनी पूरी टीम पर इन्हिसार करना होगा। वो वाली क्रिकेट नहीं कि आपके दो प्लेयर स्टार्ट के अंदर खेलें और चार प्लेयर कुछ ना खेलें और फिर भी हम मैच जीत जाए। तो इन्हिसार हमें पूरी टीम पर करना होगा। ठीक कहा आपने कि बाबर पर हम काफी अरसे से इन्हिसार कर रहे हैं। हम ओपनिंग जो भी होता है, जो भी हमारे ओपनर्स होते हैं, उन पर हमारा इन्हिसार बहुत होता है। अगर वो आउट हो जाए तो पीछे हमारे पास कोई इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप नहीं होती। अच्छा, रिजवान भी बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर है और उम्मीद है कि आइंदा मैचेस के अंदर अपनी टेक्निक को और जो गलतियां हैं उनको बेहतर करेंगे और टीम को एक बैलेंस सूरत हाल के अंदर लेकर आएंगे। अगर ओपनिंग खेले तो मिडिल ऑर्डर भी खेले, तो उससे ये होता है कि मीर को भी कल हमने देखा कि प्रमोट किया गया है। तो डू यू थिंक कि स्टेज पर ऐसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए? बिल्कुल जी, नए लड़कों को प्रमोट करना चाहिए। जो जरूरी नहीं कि एक मैच के अंदर आप परफॉर्म ना करें तो दूसरे मैच के अंदर भी आप परफॉर्म नहीं करेंगे और आपको बाहर बिठा दिया जाए। नहीं, यही सबसे बड़ी वजह है। यही माजी के अंदर गलतियां हुई हैं कि एक प्लेयर ने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, दो में नहीं किया, उसको साइड पे बिठा दिया। आप पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को देखें कि उनको बाकायदा मौका दिया जाता है, उनको गलतियां सुधारने के लिए उनकी टेक्निक्स पर काम किया जाता है, क्योंकि अच्छा प्लेयर बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस वक्त जो हमारी टीम के पास प्लेयर्स हैं वो बड़े बैलेंस प्लेयर हैं। थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए इन पर काम करना जरूरी है। बाकी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम इज द बेस्ट टीम और आगे हमारा। अच्छा, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी थी कल अब्बास, मैं चाहूंगी इस पर आप अपनी भी राय दीजिएगा। कल शादाब की बैटिंग पर देखा जी, क्लियर वहां पर फुल टॉस थी, लेकिन ये थर्ड एम्पायर के पास नहीं गए। इससे पहले आपको याद होगा कोहली वाला मामला भी था, आपको याद है वो एग्जाम्पल तब भी थी। तो ये क्यों ऐसा किया इन्होंने? देखिए, एक तो एम्पायरिंग का लेवल बहुत बेहतर होना चाहिए और ये चीजें क्रिकेट के अंदर हो जाती हैं, इस किस्म के फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल रिजल्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हम कामयाब हुए। सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हार भी जाते हैं और ऐसे जो फैसले होते हैं वो सफर करते हैं। अच्छा, बाद में आपने देखा एक और अजीब सी हरकत भी की गई थी कि वो बॉल जो विकेट पे मारी इन्होंने गुस्से से। ये तो क्रिकेट में ये तो क्रिकेट के अंदर जज्बात तो होते हैं। फिर आप देखें कि जब हम जीते
तो हमारा जो पवेलियन था, हमारा जो प्लेयर स्टैंड था, वहां से किस तरीके से जज्बाती तरीके से उस जीत पर खुशी मनाई गई। तो क्रिकेट के अंदर जज्बात होते हैं, जज्बात होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एथिकली ये राइट है। ठीक है, क्रिकेट गेम है, जज्बात भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब आप होते हैं तो आपको कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इस तरह इन जज्बात में आप किसी को भी कुछ भी कह दें। अफगानिस्तान टीम का माजी आप देख लें कि जब भी उनको शिकस्त हुई है वो अपने जज्बात से बाहर हुए हैं। लंदन के अंदर भी अगर आपको याद हो आज से 4 साल पहले कि पाकिस्तान मैच जीता था तो क्या हाल हुआ। तो ये टीमों में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान उस लेवल की क्रिकेट टीम नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान है या दूसरी टीमें हैं। तो वो शिकस्त के वक्त बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं, जीत के वक्त वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। और लास्टली अगर मैं नसीम शाह का जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती हो जाएगी उनके साथ। नसीम शाह बड़ा अपना बेस्ट इस वक्त दे रहा है और नसीम शाह का बड़ा एक अहम रोल है। एक यंगस्टर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिदम के साथ बॉल कर रहा है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर होता है बड़ा एग्रेसिव होता है। देखकर मजा आता है कि यार आइंदा जो हमारा मुस्तकबिल है क्रिकेट में, चले जी, किस्म के अगर एग्रेसिव बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और बिल्कुल क्रिकेट एक जज्बा है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अफगान टीम जब भी हार जाती है या हारने लगती है, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ग्राउंड में उधम करते हैं। अगर शायकीन ना करें, तमाशाई ना करें, तो प्लेयर्स ही कुछ छोटी मोटी हरकतें लाजमी कर जाते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। खासतौर पे अपने उस्तादों के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एनी हाउ आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया है। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी खत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत ज़रूरी नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ये इनकार किया गया है, आपके ख्याल में दुरुस्त इनकार किया? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी लगारी साहब, आपकी आवाज आ रही। कहिएगा इनकार ये दुरुस्त किया गया है? नहीं, कानून में तरमीम की गई है कि तारीख देने का अख्तियार वो जो है पहले होता था सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की राय से तारीख का ऐलान किया करते थे, लेकिन बाद में इस कानून में तरमीम कर दी गई है और तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तारीख देने के मजाज हैं और इस सिलसिले में वो किसी की मुशावरत या मशवरे या हिदायत के पाबंद नहीं हैं। इलेक्शन की तारीख जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही देनी है। लेकिन अगर मामलात महादारी की तरफ जा रहे हैं तो ये ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर ममलिकत से मुलाकात करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें मिलना चाहिए था। अगरचे सदर ममलिकत भी अपने मनसब का एहतराम नहीं कर रहे हैं और वो एक पार्टी के एक रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की वसी जो पूरी रियासत है, रियासत के सरबराह के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं और बहुत पिटी मफादात बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो उलझ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुलाकात फिर भी होनी चाहिए थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हो सकता था कि वापस आते ही ये कह देते कि मुझसे तारीख का पूछा गया तो मैंने बताया कि ये मेरा अपना अख्तियार है, मैं तारीख दूंगा। लेकिन आइन तो ये कहता है ना कि आपने तारीख का ऐलान करना है, एक मखसूस मुद्दत मौजूद है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसको गैर लामहदूद मुद्दत के लिए टाल नहीं सकते इलेक्शन को, क्योंकि मेरा अख्तियार आ गया। लेकिन अभी लगारी साहब वजारत कानून के पास ये मामला अभी गया है कि जी बताइएगा कि सदर जो हैं वो तारीख दे सकते हैं या राय ले सकते हैं या नहीं। मुझे ये बताइएगा कि जो तरमीम की गई है इस पर अवाम की रहनुमाई कीजिए कि तरमीम कब, कैसे, किसने की है? तरमीम में ये साबिक असम्बली ने की है और पूरी पार्लियामेंट ने की है, दोनों ऐवानों ने की है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही देंगे और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ देंगे। ये तो बहरहाल कानून बन चुका है और उसमें जो सदर ममलिकत तारीख का ऐलान किया करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मशवरे से या हुकूमत के मशवरे से, वो कानून तब्दील हो चुका है और अब सदर ममलिकत को गालिबन इस बात का एहसास है
और उन्होंने ही इस कानून की मंजूरी दी होगी। कानून तो ये कई महीने पहले ही पास हो चुका था। सही। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि सदर मुमलिकत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस ओहदे पर अगर बैठे हुए हैं तो वो अपनी जो भी उनके पास इख्तियार है वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो कर सकते हैं वो करें। तो आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त मुल्क में मुआशी तौर पर सूरत हाल है, जितनी जल्दी हो सके हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? तो अगर सदर मुमलिकत ये चाह रहे हैं कि 90 रोज़ में ही इलेक्शन हो और आए आके राय ली जाए, बात की जाए, बैठ के मामलात को हतमी शक्ल दी जाए, तो उसमें मुज़ायका क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक किसी को नहीं जाना चाहिए, ना सदर मुमलिकत को, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ना ही हुकूमत को, ना ही और इदारों को। कोई भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाएगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाना क्या होता है? जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ गए और उन्होंने सारे मामला ख़राब किए। उन्होंने असम्बली तोड़ दी, अपने अरकान असम्बली से 100 से ज़्यादा अरकान असम्बली से वो तो कमाल ही कर देते। वो उन्होंने उनको सबको एक दिन भी असम्बली में बैठने नहीं दिया और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए और अपने तमाम अरकान असम्बली को इस्तीफे दिला दिए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ये होता है कि जब उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें खुद ही तोड़ दी, जबकि उनको तोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उन्हें वाज़ेह तौर पर एतमाद हासिल था और वो अक्सरियत रखते थे, फिर भी अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मामला जो है वो। लेकिन मुझे लगारी साहब इस बात की समझ नहीं आई कि अगर ये कानून बना होगा तो जाहिर है इस पर सदर के दस्तखत भी हुए होंगे, उसके बाद ही ये आइन का हिस्सा बना होगा ना, ये तरमीम जो हुई। तो क्या सदर के इल्म में नहीं था? आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आइन में तरमीम के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये हाउस पूरी नहीं करता था, इसलिए कि कौमी असम्बली के कोई तकरीबन 130 से ज्यादा अरकान। अच्छा, मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा सा आप हमारी रहनुमाई करें, मजीद इस पर बताएं, लेकिन मुझे भी एक वक्फा लेना है लगारी साहब, उसके बाद इस पर मजीद बात हम करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस तो नाज़रीन एक वक्फे के बाद आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जो सदर को मना किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से और कहा है कि आपके पास इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा लगारी साहब ये जो आर्टिकल 48(5) है इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डाल दीजिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है ना उसके मुताबिक सदर के पास अब ये इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ उस बात के ऊपर जोर डालें अगर उनको काबीना या दे तो ही ये मुमकिन है। देखें, ये कानून चूंकि अभी पास हुआ है ना तो इसकी तफसीलात ज़ाहिर है सामने आएंगी, लेकिन बहरहाल तारीख देने का ऐलान जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास है, वही कर सकते हैं तारीख का ऐलान। सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते हैं और सदर ममलिकत को अपने ताल्लुकात को किसी सूरत में स्टेट के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे ताकत के मराकज़ हैं, उनके साथ नो रिटर्न तक नहीं ले जाना चाहिए और वो ऐसी सूरत हाल पैदा न करें जिससे मामलात जो हैं वो ख़राब हों। वो ज़्यादा दानिशमंदी से, अकल से और फहम से इस सारी सूरत हाल को टैकल भी कर सकते हैं और एक हारमनी पैदा कर सकते हैं। इस वक्त जो सियासी कशीदगी है, जो सियासी जहर फैला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, उसे बहरहाल दूर किया जाना ज़रूरी है और सदर ममलिकत के जो हालिया इक़दाम हैं वो इसमें इजाफे का बायस बनते हैं और वो उसमें कोई कमी का बायस नहीं बनते हैं। वो जाहिर है एक पार्टी के रुकन रहे हैं, एक पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, एक पार्टी के साथ वो ओहदेदार रहे हैं, एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और गुज़श्ता 5 साल से वो सदर ममलिकत हैं। तो सदर ममलिकत के तौर पर यकीनन फ़र्द के तौर पर तो उनकी हमदर्दियाँ होंगी अपनी पार्टी के साथ, लेकिन इस सारे मुल्क की जो एक सदर ममलिकत का मनसब है उसे उन्हें इस बात का भी ज़रूर ख्याल करना चाहिए। चलिए लगारी साहब, अब उन्होंने ये मामला वजारत कानून इंसाफ को दे दिया, उनसे राय मांग ली है, तो वो किस पोजीशन में है ये बेहतर तरीके से उनको फिर वो बताएंगे। जो भी आइन कहता है और जो भी इलेक्शन एक्ट कहता है उसके मुताबिक उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी
वेलकम बैक नाजरीन। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जेंडर को लेकर जो प्रॉब्लम है उस पर बात कर रही थी, लेकिन ये मसला जहाँ ख़वातीन और मर्दों के लिए बराबरी की बात होती है वहाँ पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि जिस तरह मर्दों को ट्रीट किया जाता है वैसे ख़वातीन को ट्रीट नहीं किया जाता। इस वक्त दुनिया के बेशतर क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी विमेन क्रिकेट टीम को वो सब सहूलियात दी हैं जो मर्दों की टीम के लिए भी हैं। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफा किया है। अभी जनूबी अफ्रीका की एग्जाम्पल हमारे सामने, जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ख़वातीन खिलाड़ियों का पे स्केल मर्द खिलाड़ियों के बराबर कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इसी पर बात करने के लिए इसमें ज्वाइन कर चुकी है साबिक क्रिकेटर है बतूल नकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बतूल। अस्सलाम वालेकुम जी। बतूल कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बतूल, मुझे क्या बताएगा कि आपने वक्त गुजारा है क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्या हालात हैं ख़वातीन क्रिकेटर्स के? देखिए जी, हमने जो टाइम गुजारा है वो तो बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब हमने तो बहुत ही स्ट्रगलिंग की है इस टीम में, लेकिन ये कि जब से हमने एशियन गेम्स जीते थे उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़, जब आप मैचेस जीतने लगते हैं ना तो फिर आपकी तरफ जो है ना लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आपकी पे स्केल वगैरह हमारे काफ़ी बढ़ गए थे, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए थे। उसके बाद जब मैंने 2014 में छोड़ी तो उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। अब यहाँ तक कि लड़कियों की ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत बेहतर हो गए, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हैं, बाय एयर ये लोग डोमेस्टिक में ट्रैवल करती हैं, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेहतर हो गए। लेकिन ये कि अभी भी हमारा जो है वो जैसे मेंस टीम का जो पे स्केल है उसके लिहाज से हमारे वुमेन्स टीम का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर हमारे मेंस क्रिकेटर जो है वो एक महीने की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी की 50 लाख के करीब उनकी तनख्वाह है, तो फिर हमारी लड़कियों की जो वो तकरीबन 2.5 लाख इस तरह आती है। तो अभी भी ये फ़र्क हमारा काफ़ी है, तो हमें इस चीज़ को थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी टीम से बेहतर नताइज हासिल कर सकें। जिस तरह साउथ अफ्रीका की जो है वो लड़कियों की टीम का हुआ है कि उनकी मेंस क्रिकेट टीम के बराबर उनका पे स्केल कर दिया गया है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो क्रेडिट साउथ अफ्रीकन विमेंस क्रिकेट टीम को भी जाता है, क्योंकि 2 से 3 साल के अरसे के दौरान उनकी जो टीम है वो बहुत ऊपर चली गई है। मतलब उन्होंने आईसीसी के बड़े T20 आप मेगा इवेंट देखने, वर्ल्ड कप जैसे ODI वर्ल्ड कप देखने, तो उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को ना सिर्फ हराया बल्कि सेमीफाइनल्स और फाइनल तक जो है वो खेलने की रसाई हासिल की है। तो एक उनकी भी बड़ी अचीवमेंट है जिसके बाद उन्होंने उनके बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है। अच्छा बतूल, ये तासुर क्यों दिया जाता है कि फीमेल क्रिकेटर्स की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो मेल क्रिकेटर्स की है? जी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, देखें हमारी टीम की थोड़ी ना कंसिस्टेंसी नहीं है। हमें अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो है हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे देखें मैचेस लाइव नहीं आते हैं। आईसीसी के जो मैचेस हैं हमारी कुछ सीरीज़ लाइव आने लगी हैं जो होम सीरीज़ हैं। इसके अलावा हमारे मैचेस बहुत कम लाइव आते हैं। हमारे सिर्फ वो मैचेस ज़्यादातर जो लाइव आते हैं जिसमें हमारी लड़कियां हाईलाइट होती हैं वो होते हैं आईसीसी के बड़े इवेंट्स, यानी T20 वर्ल्ड कप हो गया या ODI वर्ल्ड कप हो गया। उसमें हम बाज़ दफ़ा ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि हम किसी अच्छी टीम को भी हरा देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इतनी मायूसकुन परफॉर्मेंस होती है कि हम किसी छोटी टीम से भी हार जाते हैं। तो जिसकी वजह से लोग को थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में ये है कि अगर आप थोड़ा सा बुरा कर दें तो एकदम लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा बात करने का मौका मिल जाता है। हालांकि ये पीछे देखा जाए तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स है, कुछ मसले मसाइल हैं। हमारी उस तरह की इनकम और पे स्केल नहीं है, लड़कियों को कुछ घरों से आने में भी प्रॉब्लम है। तो बाहर जितनी कंट्रीज हैं वो बहुत डेवलप कंट्रीज हैं। अच्छा बतूल, मुझे ये बताएगा कि मैनेजमेंट का रिस्पांस किस तरह देखा है आपने? लड़कियां बात करती हैं जाके, उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? कोऑपरेटिव हैं, नहीं है? आप कह रही हैं जब आप थी तब हालात ज़्यादा ख़राब थे, अभी जो आप सिचुएशन देख रही हैं कितनी बेहतर है? नहीं, सिचुएशन देखिए, मैनेजमेंट हमेशा से बड़ी जो है ना पावर में रही है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। जब हम खेलते थे तब भी यही है कि जब भी जो बात की जाती थी, जो प्लेयर्स और कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती थी उसको पूरा करने की जितने उनके पास वसाइल होते थे उसमें कोशिश की जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बहुत बेहतर हो गई है कि लड़कियों को फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो दी जाती हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ज़का अशरफ साहब ने और चेयरपर्सन तानिया मलिक साहिबा ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे पहली दफ़ा जो है 74 लड़कियों को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिसमें वो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस खेलेंगी तो उनको मैच फीस भी मिलेगी, उनको मंथली उनकी आमदनी भी मिलेगी, और जो उनकी ट्रॉफी की प्राइज मनी होगी वो भी उनके साथ शेयर की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि जब से हमारे डिपार्टमेंट बंद हुए ना, हमारी विमेंस क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा था जो लड़कियों को ना सिर्फ ग्रूम करता था बल्कि आप उन्हें पूरा फैसिलिटेट करता था। एक मंथली अमाउंट उनको मिलता था, उनको पे मिलती थी, वो रोजाना रेगुलर अपनी प्रैक्टिस पे आती थी, उनको कैंप्स में बुलाया जाता था, उनको बेहतरीन कोचेस के साथ ट्रेन किया जाता था, तो वो डोमेस्टिक लेवल तक आने तक जो है ना एक तैयार हो जाती थी आगे पाकिस्तान लेवल के लिए। लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट बंद होने से हमारे पास पीछे जो हमारा बैकअप है ना वो हमारे पास बहुत शॉर्ट हो गया है।
हमारे पास एक महदूद तादाद में लड़कियां मौजूद हैं और जिनको हमने आगे उन्हीं से ही हम उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फिर, और उन्हीं को हम आगे ट्रेनिंग दे के और आगे चलते हैं। हमारे पास पीछे बैकअप में प्लेयर्स नहीं है, जिस चीज़ से हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा ये विमेंस क्रिकेट का जो वो पूल है लड़कियों का वो हमारे अभी मर्द जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनमें बड़े नए लड़कियां आए हैं, उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है। क्या वजह है कि फीमेल्स के लिए उस तरह कैंप्स नहीं लग रहे, या फिर उनको प्रमोट करने के लिए या यंगस्टर्स को मौका देने के लिए क्यों काम नहीं हो रहा? इसकी सर पे नज़र क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए काम हो रहा है। अभी आप देखें कि लास्ट जो है वो ये स्टेप लिया गया था, तो लड़कियों की जो है PSL लीग का जो है वो एक इफ्तिताई 3 मैचेस कराए गए थे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था। अब अगर आप लड़कों की बात करें तो लड़के ज़्यादातर जो है वो आपके पास नया टैलेंट जो है वो आपको PSL से ही आ रहा है। आपको जितनी भी डोमेस्टिक आप खेलते हैं उसके अलावा जो हाईलाइट होते हैं आपकी परफॉर्मेंस एक नए लड़के की, वो आपकी PSL से आते हैं। जितने भी आप प्लेयर्स देख लें, हारिस रऊफ देख लें, शाहीन शाह आफरीदी, इस तरह अगर हमारी लड़कियों को भी जो है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए। अभी लास्ट हमारे इनके मैचेस हुए थे लीग के, और सुना है कि इस साल भी मैचेस होंगे। अगर इस तरह के ये कंटिन्यूसली मैचेस हों, बाहर की लड़कियां आके हमारे मुल्क में खेलने लगें, हमारी अपनी लड़कियों को इस तरह की लीग्स में सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं बाहर जाके मौका मिले, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की जो है वो लड़कियों की अच्छी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान से एक अच्छा टैलेंट जो है वो हमें ग्रूम होके नजर आएगा, जिसको हम पाकिस्तान लेवल पे देख सकेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा बतूल, अभी आप लोगों की ज़का अशरफ आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, ज़का अशरफ साहब पहले भी काम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने लड़कियों के लिए काम किया था। स्पेशली जो है वो डिपार्टमेंट्स को उन्होंने इस दफ़ा कहा है, जो मैंने उनका सुना था कि डिपार्टमेंट उन्होंने ऑर्डर दिया कि डिपार्टमेंट को दोबारा से जो है वो खोला जाए, और उसमें 4 डिपार्टमेंट के उन्होंने नाम लिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी विमेंस क्रिकेट के लिए कि जो है डिपार्टमेंट को वापस बहाल किया जाए, और जो उन्होंने लड़कियों के लिए स्टेप लिया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। चेयरपर्सन तानिया मलिक का भी और ज़का अशरफ साहब का भी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर चले जी, और बड़ी अच्छी बात है, ग्रेजुअली इस पर काम करेंगे और चीज़ों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है अब चीज़ें वो पहले वाली नहीं रही हैं। अब मईशत का हाल सबके सामने ही बढ़ गई है, तो अगर इन्होंने आस लगाई हुई है तो अल्लाह करे कि ज़का अशरफ इनकी उम्मीदों पर पूरा भी उतरे। बतूल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े की। सोशल मीडिया पर ताहाल ट्रेंड में शामिल है। इस वाक़े की इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी कवरेज की है और मौजूए बहस रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज और मकामी लोगों की मदद से 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बडग्राम में डोली में फंसे ये बच्चों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया, और इसमें जो साहब खान है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है, तो उनसे भी हम मुलाकात आपकी करवाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस तरह क्या वहाँ पर सूरत हाल देखी थी, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे पहले वही यहाँ पहुँचे थे साहिब खान, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये बच्चों की सूरत हाल को देखने के बाद वही शोर मचाया, बताया, लोगों को भी इकट्ठा किया, राब्ते किए इंतज़ामिया से कि कुछ किया जाए, इनकी जान बचाई जाए। तो दुनिया भर में इस वाक़े के चर्चे भी हैं। तो बडग्राम चेयरलिफ्ट के हीरो अगर कहा जाए साहब खान को तो ये भी गलत ना होगा, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार है इसमें। अनडाउटेडली आर्मी के जवानों की सुपरविजन साथ थी जिसमें ये सब कुछ हुआ, लेकिन इनका भी जो किरदार है बड़ा अहम है। मकामी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि बच्चे किसी तरीके से अपने वालिदैन तक बाहिफाजत पहुँच जाएँ। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना साहब खान से आपकी मुलाकात करवाई जाए और उनसे भी उनका जो कहानी है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनी जाए कि आखिर ये वाक़या जब हुआ तो वहाँ पर क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, फिर किस तरह टैकल किया गया, कौन किस तरह मदद के लिए आया। तो इन सब बातों के लिए मैं तो उनको हीरो पाकिस्तानी कहूँगी। हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो बताएं कि डोली में फंसे अफराद को बचाने में उन्होंने किस तरह अपना किरदार अदा किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट हो जाए, चूँकि आपको पता है कि इलाका अभी पहाड़ी इलाका है, नॉर्दर्न एरियाज़ में सिग्नल्स का भी इशू होता है, तो समटाइम कनेक्शन में प्रॉब्लम भी होती है। तो हम देखते हैं कि उनसे कब हमारा रब्ता होता है। जैसे ही उनसे रब्ता होगा तो इंशाअल्लाह हम उनसे पूरी सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि बड़े हौलनाक मनाजिर थे जब ये बच्चे डोली में लटके हुए थे, और यकीनी तौर पर ये अपनी आस रात तक ख़त्म कर बैठे होंगे कि पता नहीं हमने बचना भी है या नहीं बचना। कुछ बेहोश हो गए थे, मोबाइल्स की बैटरियाँ ख़त्म हो गई थी, और हवा में मोहल्ले की एक डोली थी जिसको डर भी रहे थे कि कोई आ रहा था करीब तो उससे मना कर रहे थे कि भाई दूर हो जाओ, ऐसा ना हो कि ये डोली गिर जाए। तो बड़ी महारत के साथ, बड़े पेचीदा अमल से गुजर कर इन बच्चों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया और इनके पेरेंट्स तक इनको पहुँचाया गया। और इस वक्त साहिब खान हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिब खान। आवाज़ कम है, बिल्कुल स्लो आवाज़ है। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करती, आप बस ये बता दें कि जब डोली वहाँ पर ये लटकी क्या सूरत हाल थी, आप कब पहुँचे, क्या हुआ?
उसी टाइम पे हम खुद गया ना, दूली बोली तो उधर अपने वीडियो सब देखे ना, हमारा उर्दू भी सही नहीं है। चलें थोड़ी थोड़ी उर्दू में जो बता सकते हैं बताएं, क्या हुआ था? 1 मिनट, हम इसके साथ खुद बात कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट खाला, 1 मिनट। साहिब खान इस वक्त हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि मैं कुछ उर्दू बहुत अच्छे से बोल नहीं सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ। और खाला भी उन्होंने कह दिया, लेकिन मैंने बुरा नहीं मनाया, मुझे इस पर हंसी आ रही है। जो हमारे माशाल्लाह से पठान भाई हैं ना, ये ऐसे ही बात करते हैं। तो साहिब खान मुझे सुन सकते हैं आप? जी, आवाज आपका बहुत कम आ रहा है। अच्छा, आप बस ये बता दें क्या हुआ था उस दिन? उसी दिन ये हो गया, ये लिफ्ट का वो हदीस आ गया ना आलई में, आलई पे हदीस आ गया, हम लोगों को फोन आया, हम लोग इधर से जी आलई गया, तकरीबन 1.5 घंटे से आलई पहुंच गया। उधर गया, उधर एक बंदा हेलीकॉप्टर ने उठाया और 7 बंदा उधर बैठा था और फौजी लोगों का हमारा साथ था। हम लोगों ने लेफ्ट अपना तजर्बी मुनासिब लेफ्ट बना के, हम लोग जो कोई काम करते हैं इसी तरह बना के, लोग बंदा 2 बंदा उधर गया, उधर से 1-1, 2-2, 3-3 बंदा बांध के, और फौज वाला ने भी उसका बेल्टमेंट और ये सामान भी हमारा साथ था। हम लोग गया उधर से बंदा उठा के, तकरीबन रात को टाइम था, सब लोग निकाल के अल्लाह पाक खैर खैरत से साइड पे पहुंचाया। अच्छा, जब आप वहाँ पर साहिब खान पहुंचे तो डोली में बच्चों की हालत कैसी थी? डोली में एक बच्ची का इस तरह हालात था, उसका कोई वालिद भी नहीं था, वफात हो गया, कोई बहन भी नहीं था, भाई भी नहीं था, एक था। अच्छा। किस टाइम आप पहला पहुंच गया, उसने यही बताया कि भाई हमारा कोई नहीं है, एक माँ है खाली, और हमारा जान बचाओ। हम लोगों ने बोला इंशाल्लाह आपका जान बच गया, और दुआ करो, इस्तिकामत करो। सब इस तरह था कि कोई इस तरह जैसा कोई इंसान पे आता है उसको क्या हालात होता है आप लोगों को भी पता होगा, उसके इस तरह हालात था, उसके बाद में होता था बिल्कुल। तो साहिब खान, आप इन बच्चों तक पहुंचे कैसे? मतलब कितनी मुश्किल आपको हुई? मुश्किल सुनो हमारा ना, इस तरह वो लड़का था, वो हम लोगों ने पहला बांध के पहला उसने शिफ्ट किया उस साइड पे, और उनका इस तरह हालात था, बिल्कुल बुरा हालात था। हम लोगों ने बोला 2 घंटा या घंटा उस पे और लग जाएगा, ये बंद सब खत्म हो जाएगा। इस तरह बुरा हालात था उस लोगों ने। अच्छा, आप जब इन बच्चों तक पहुंचे, आपने भी आगे बढ़कर इन बच्चों को डोली से निकाला? आज हम लोगों ने निकाला ना, शुएब और हुसैनजेब। अच्छा, आप डोली तक जिस तरीके से गए थे ना, वो तो बताएं। हम डोली को इस तरह किया ना, हमारा साथ इमरजेंसी का कोई हमारा अपना सामान है, हम लोग उस पे खुद बांध के उस पे जा सकता है। हम लोग किस टाइम गया है उधर डोली पे गया, पूरा बंदा उठाया, फिर बाद पे जो शुएब नाम जो है ना, वो फिर रात हो गया, शुएब उधर डोली पे रह गया, लोग चले गया, कोई कम लोग रह गया उधर। फिर उस को पता चल गया हमारा बंदा नहीं आया, रात को टाइम था, फिर वो क्या उसने अपना रस्सी बांध के अपना सिस्टम बना के उसके लिए सामान लेके गया, और फिर रात को उसने वो उठाया, फिर सेट चलाया। तो साहिब खान, इस तरह के वाकयात क्या यहाँ पर होते रहते हैं, तभी आपने इमरजेंसी का सामान अपने पास रखा हुआ है? सामान वही सामान है जो हम लोग अपना लिया और हमारा साथ है। जो कोई गवर्नमेंट वाला या और कोई निजारे वाला, वो हम लोगों को कोई चीज अभी तक नहीं मिला। हमारा ये जो काम है हमारा दादा वक्त से अभी तक हम लोग करता है। अच्छा, तो साहिब खान, फिर कैसा महसूस हुआ जब इतने बच्चों की आपने जान बचाई और वापस वो उतरे, तो कैसा महसूस हो रहा था? देखो, उसको ये महसूस हो गया 8 बंदा का जान बचाना बहुत मुश्किल है। उसने बोला उसको साथ हम पहुंचेगा, उसको साथ कोई तसल्ली देगा, उसको साथ थोड़ा बैठेगा, उसको साथ उन शुएब खान जो गया उसको साथ बैठ गया, उसको बताया भाई आप लोग आराम से बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बचाया, अभी दुआ करो, सब बच गया, और अभी वापस ही इंशाल्लाह अपना घर सही सलामत पहुंचाएगा। साहिब खान, आप हमारे हीरो हैं, आपने अपनी जान मुश्किल में डाल के जिस तरह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, इस पर हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं
और आपको सलाम भी पेश करते हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा खुश रहें आप, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ मौसम की बात हो जाए और हमें पता चले कि आखिर ये मौसम क्या चाहता है। डेली मौसम कराची का स्पेशली अबर आलूद होता है और बादल छाए होते हैं, लगता है कि अभी धुआंधार बारिश होगी, लेकिन बारिश ही नहीं होती। रात के पता नहीं किस पहर एक हल्की सी फुहार पड़ जाती है तो सुबह उठ के महसूस होता है कि जनाब कुछ हुआ है, लेकिन प्रॉपरली वो जो एक बारिश होती है ना, वो यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि पाकपतन की साइड पर सैलाब की सूरत हाल है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है, वहाँ पर फसलें तबाह हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो ये बड़ा मौसम चेंज है। और ये जो सैलाब आया, ये तो खैर भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, जो अभी दहशतगर्दी भारत करता है, उसके बाद वहाँ पर सूरत हाल इतनी वर्स्ट हुई है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, चीज़ें इतनी मुतासर हुई हैं। तो पंजाब भर में इसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। तो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे पूछ चल क्या रहा है मौसम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वासम जी। अच्छा असलम साहब, कहिएगा कि ये कराची वाले तो बेचारे इंतज़ार में ही रहते हैं बारिश के। हम खबर सुनते हैं, महकमा मौसमियात बता रहा है कि जी हल्की बारिश की पेश गोई है और बारिश होती ही नहीं। देखिए कराची में ये सिस्टम जो है, जो मानसून का, जो बहुत कम पहुंचता है। कभी कभी जब बहरा अरब से कोई सिस्टम बनता है उधर, तो उसी वक्त होता है, अदरवाइज जो मानसून जो कराची में नहीं होता। कराची में तो वही बारिश, जिस तरह हमने कहा कि हल्की बारिश होगी, वो आजकल जो साउथ वो सी ब्रीज चलती है साउथ से, तो उसी की वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है, ज्यादा नहीं। इस तरह की सिचुएशन में ज्यादा बारिश नहीं होती, बूंदाबांदी होती है हल्की। अच्छा, अभी रातें माशाल्लाह बड़ी ठंडी हो गई हैं, लोगों ने अपने एयर कंडीशनर बंद कर दिए हैं और आगे भी यही तवक्को की जा रही है कि बस कंबल ही अब निकलेंगे, अब गर्मी नहीं लौटेगी। आप क्या बताएंगे? देखिए ये कराची के लिहाज से बात कर रहे हैं। जी कराची की। जी, उसमें जब ये सी ब्रीज जो समुद्र की तरफ से हवा आती है, साउथ वेस्टर्ली चल रही होती है आजकल, तो ये अभी सेट है, तो इससे फिर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। जैसे 30, 32, 33 इस रेंज में टेम्परेचर रहता है और इसमें नमी ज्यादा होती है, तो इस टेम्परेचर पे वो वेदर डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत अच्छा वेदर होता है। तो ये तो अभी चलेगा साउथ वेस्टर्ली जब तक चलेगी, तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि गर्मी तो नहीं लौटेगी वापस आगे चल के अक्टूबर में? नहीं, देखिए उसमें गर्मी हो सकती, क्योंकि जैसे ही ये जो सी ब्रीज कट ऑफ होगी, इसमें अगले माह में या एंड पे, तो ये कट ऑफ होने का चांस है, क्योंकि जो फिर नॉर्थ वेस्टर्ली जब चलेगी तो ये कट ऑफ हो जाएगी, तो फिर सिलसिला होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ने लगे। क्योंकि अजीब सी वैसे असलम साहब बात है कि पूरे मुल्क में जब सर्दी आ जाती है तो कराची में गर्मी पड़ रही होती है। देखिए ये जो समुद्र के साथ साथ जितने भी इलाके होते हैं, जितने भी कोस्टल सिटीज होती हैं, वहाँ पे ना वेदर ज्यादा हार्श होता है, ना ज्यादा ठंड होती है, तो इसमें कोई मुतदल वेदर होता है समुद्र की वजह से, क्योंकि उसमें टेम्परेचर इतनी जल्दी ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो ये सारे कोस्टल सिटीज के साथ ये सिचुएशन होती है। अच्छा, पंजाब में मॉनसून कब तक चलेगा? देखिए मानसून का जो नॉर्मल पीरियड है वो 30 सितंबर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक है। तो अभी तो ये बड़ा अच्छा मानसून चल रहा है। ये 30 सितंबर लेट डेट है, लेकिन मोस्टली जो है 15 सितंबर तक ज्यादा चांसेस होते हैं बारिश के। तो अभी तो ये चल रहा है और बारिशें भी हो रही हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, तो अभी ये चलता रहेगा। अच्छा, जो जनूबी पंजाब की साइड है, अगर हम दरियाए सतलुज से मुल्का इलाकों की बात करें तो वहाँ भी बारिश की पेश गोई है और वहाँ सैलाब भी है, क्या अपडेट करेंगे आप? देखिए ये सतलुज पे स्पेशली जो हमारे और जितना इस वक्त पानी आया, शायद ये हिस्ट्री में नहीं आया, जो फर्स्ट टाइम इतना पानी आया और इतने दिनों से जो चल रहा है, तो ये सारा डिपेंड करता है जो इंडियन साइड पे दरिया सतलुज और दरिया ब्यास पे 2 बड़े बड़े डैम्स हैं उनके, और पिछले दिनों उस इलाके में बहुत बारिशें हुई हैं, तो उनको अपने डैम बचाने के लिए उससे रिलीजेस करनी पड़ी हैं, तो और बहुत ज़्यादा रिलीजेस की हैं। उनकी वजह से उनके अपने इलाके जो काफ़ी ज़्यादा देहात, बल्कि कई 100 में उनके वो भी डिस्टर्ब हुए हैं, सारी फसलें वगैरह हर चीज़ तबाह हुई है।
तो वो फिर पाकिस्तान में रिला आया, तो अभी ये चल रहा है, तो अभी कुछ दिन और चलेगा अगर उन्होंने पीछे से और ना छोड़ा तो। अच्छा, अभी आपने बताया कि अगर अरेबियन सी में कुछ बने सिचुएशन तो फिर ही कराची में बारिश का इम्कान होता है। बलूचिस्तान में भी तो अगर सिस्टम आए तो बारिश हो जाती है कराची में, तो ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पर अगर सिस्टम मौजूद हो, क्योंकि आज वहाँ पे भी बारिश का इम्कान है, तो यहाँ हो जाए? देखिए जी बिल्कुल सही है। ये जो आजकल सिस्टम है, एक तो अरेबियन सी से वो मॉइस्चर आ रही होती है, दूसरा आजकल जो सिस्टम जो सर्दियों वाला हमारे बारिश देता होता है, तो वो भी सिस्टम पाकिस्तान में एंटर हो चुका है। तो बलूचिस्तान में अमूमन उसी की वजह से बारिशें होती हैं। तो ये सिस्टम प्रेजेंट है और पूरे पाकिस्तान में भी ये अरेबियन सी से जो मॉइस्चर आ रही है, उसके साथ साथ दोनों सिस्टम है, तो वो हमें बारिश दे रहा है अभी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी सारी सूरत हाल है, इसमें क्या इम्कान है पंजाब वाली साइड पर, वहाँ पर अब सर्दी आएगी, यहाँ पर सितंबर 30 के बाद वहाँ पे भी मौसम गर्म हो जाएगा? देखिए अभी सर्दी नहीं आएगी, और जो मौसम होगा पंजाब वगैरह में, ये तो कोई नवंबर में जाके सर्दी आती है यहाँ पे, और नवंबर भी कभी कभी कोई मिड के बाद ही आती है। तो अभी तो मौसम गर्म होगा, उसके बाद जो गर्मी पड़ती होती है, तो ये गर्मी जो होगी पड़ेगी शदीद होगी या फिर बस मॉडरेट वेदर होगा? देखिए वो जो गर्मी पड़ेगी ना, उसमें मॉइस्चर नहीं होती, क्योंकि मानसून सिस्टम खत्म हो चुका होता है। वो ऐसी गर्मी होती है जैसे मई जून की होती है, तो उसमें इतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन गर्मी जरूर होती है, इतना अनकंफर्टेबल वेदर नहीं होता। अनकंफर्टेबल वेदर नहीं होता। अच्छा, ये आगे जो कराची की, मैं फिर से कराची पे आ जाती हूँ, मैं सबके बारे में ज़्यादा आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जब आप बता रहे हैं कि ये सिस्टम सितंबर 30 के बाद यहाँ जब चेंज होगा, मुकम्मल हवाएं बंद हो जाएंगी, कोई हीट वेव, कोई इस तरह की सूरत हाल होगी, या फिर यहाँ पर वक्तन फवक्तन हवाएं भी चलती रहेंगी? हीट वेव तो ये तो जुलाई से पहले पहले ज़्यादा फनामना होता है, उस वक्त हीट वेव नहीं होती, ना ही कराची में होगी। और ये वेदर होगा, कभी वो विंड चलेगी कभी नहीं, तो वो हीट वेव का फनामना नहीं है उस वक्त होगा इस कराची में भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी असलम साहब, आपने हमें मौसम की सूरत हाल पर अपडेट किया है और सारे शहरों के हवाले से, सूबों के हवाले से आपने बता दिया है कि बारिश अभी ज़ाहिर है 30 सितंबर तक तो ये मानसून चलता है, तो हल्की फुल्की बारिश और पंजाब वाली साइड पर ज़्यादा बारिश, मौसम बड़ा सुहाना रहता है मानसून में। तो पकौड़े समोसे और चाय से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। बस अल्लाह ना करे कि किसी के लिए जहमत बने। अलबत्ता जहाँ पर सैलाब आया हुआ है वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ऑलरेडी ख़राब है, तो अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाएँ। आगे अक्टूबर में भी गर्मी अल्लाह करे कि कम पड़े और कराची वालों को बारिश जो है वो नसीब हो जाए, क्योंकि अभी मुझे चौधरी असलम साहब ने बताया कि अगर बलूचिस्तान साइड पर कोई सिस्टम हुआ तो वो सिंध में एंटर हो सकता है और उसके बाद बारिश की कुछ तवक्को भी की जा सकती है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन अभी मौसम बड़ा रोमांटिक है, स्पेशली कराची का, क्योंकि मौसम डेली अबर आलूद होता है और सूरज कम ही निकलता है, तो ऐसे में तो बड़ा मज़ा आता है। अक्सर लोग निकल जाते हैं बच्चों को लेके इंजॉय करने के लिए, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। बस कुछ महंगाई ने मारा हुआ है, अगर महंगाई ना हो तो ये कौम बड़ा इंजॉय करने वाली है, भरपूर इंजॉय करने वाली है। तो मौसम इजाज़त दे रहा है आजकल, तो अल्लाह करे बस गर्मी कम पड़े। तो देखते हैं कि सर्दी फिर कब हमें खुशामदीद उसको हम कहते हैं और आती है, नवंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अक्टूबर में जो मौसम है वो कुछ गर्म होगा। आम अलबत्ता चले गए हैं, तो आम अब जो आ गए हैं वो काला चौसा, जो कि लोग पसंद नहीं करते ज़्यादातर, जो बहुत ही शैदाई होते हैं, जो नहीं रह सकते, शायद वो खाते हैं। तो मौसम के जो असरात हैं वो हमारी जिल्द पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जो हम लोग खाने में बेहतियातियाँ करते हैं कि आम खाएंगे तो दीवाना वार खाएंगे, सोने उठने का ख्याल नहीं रखेंगे, पानी कम पिएंगे, जंक फूड बहुत खुशी खुशी खाते हैं और वो सिंबल समझते हैं स्टेटस का, वो तो कहते हैं ना हाई स्टेटस का, कि बच्चों को भी कहेंगे चलो चलो चलते हैं बर्गर खा के आते हैं। तो ये सब चीज़ें कितना इफ़ेक्ट करती हैं, ये नींद की कमी, आंखों के नीचे हल्के, खाने पीने की रूटीन ख़राब, और इस पर देसी टोटके कितना काम करते हैं, ये मैंने जानना है आज। और इसके लिए आपको पता ही है कि मेरे साथ स्टूडियोज़ में बड़े ज़बरदस्त मेहमान जो कि अक्सर ही होते हैं, उन्हीं को मैंने फिर से दावत दी है, क्योंकि उनके टोटके जो हैं बड़े कारआमद होते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो लिहाजा इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आपने शर्ट का पहना हुआ है। जी जी बहुत शुक्रिया। बड़े फ्रेश आप दिख रहे हैं। जी जी। लगता है नींद पूरी की है आपने। हाँ मैं नींद पूरी करता हूँ। ये पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? अब ये इनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। बताइए और नहीं एक कुछ। चीज़ ये है कि देखें नींद पूरी ना करना, और दूसरा ये है कि इससे डार्क सर्कल्स, जैसा आपने कहा, एक तो डार्क सर्कल्स होने के चांसेस, दूसरा मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, और दूसरा हिप्स बोन में पेन होना शुरू होता है, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सुस्ती काहिली होती है, बेजारी होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी फिर। अच्छा मैं आपको बताऊँ एक हकीम साहब, अभी आपने आए डार्क सर्कल्स की तो बात की है, कुछ लोगों की आंखें ऊपर से भी काली हो जाती हैं। हाँ, ये क्या होता है? देखो साइनोसाइटिस एलर्जी अगर जिन लोगों को होगी, छींकों की शिकायत होगी, तो उनकी आंखें ऊपर से भी ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। एक दूसरा ये है कि एनीमिक पेशेंट, जो खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं। बेतहाशा अगर कमर में दर्द रहता हो, टांगों में दर्द रहता हो, उसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं। अच्छा वैसे मैंने जो अपना नोटिस किया ना, मैं चाहूँगी उस पर आप मुझे बताइएगा कि जैसा आइज़ के नीचे मेरी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नींद पूरी हो तो मेरे सर्कल्स तो नहीं होते, लेकिन आई बैग्स बन जाते हैं, थोड़ी स्वेलिंग सी हो जाती है। ये क्यों होती है? देखें आई बैग्स इसलिए बनते हैं कि एक तो आपकी नींद भी पूरी नहीं है, दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को फैटी लीवर की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से भी आई बैग्स बनते हैं। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत रहती है उनको भी आई बैग्स बनते हैं। अच्छा वैसे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टेस्ट अगर कराया ब्लड है। प्रेशर अप एंड डाउन रहता हो उसकी हाँ, वजह लो से रहता भी, है मेरा। लो से कुछ नहीं होता, हाई ना होना, तो उससे भी आई बैग्स बनते हैं। फिर शायद नींद का ही आगे पीछे बाकी होना नींद होगा का है, कुछ। और दूसरा ये है कि पानी कम पीना, हाँ, एक ये वजह भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, इसका हल क्या है? देखें जिन लोगों को भी खून की कमी की शिकायत हो, एनीमिक हो, कमज़ोरी बहुत फील होती हो, सुस्ती काहिली रहती हो, और इसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी बनते हैं और कलर भी ख़राब हो जाता है, तो अपनी जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए किसी भी एज में आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेनी है ये ज़रिश्क, दूसरी आपने लेनी है किशमिश, और तीसरी लेनी है कासनी के बीज। ज़रिश्क 1 चाय वाली चम्मच और किशमिश 10 दाने, 1 चाय वाली चम्मच जो है वो कासनी के बीज, 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम से चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के ये पानी पी लें। कितनी कितनी किशमिश? 1 स्पून? देखें 10 दाने किशमिश के, 1 चम्मच ज़रिश्क शीरी और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी। क्या फ़र्क है किशमिश और ये ज़रिक शीरी में? देखें किशमिश जो है वो एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, और जो ज़रिश्क शीरी है वो जिगर से खून बनाने की सलाहियत पैदा करता है, और जो कासनी है वो जिगर के फ़ाल को बेहतर करता है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, देखें आप ना, ये कुदरती चीज़ें हैं, पता नहीं हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाते। हम जनाब कहेंगे सप्लीमेंट खिला दो, हमें आयरन के सिरप पिला दो, हमें टैबलेट्स दे दो, वो हम खा लेंगे, बस गुड़ुप करके खाई खाना खाने के बाद। ऐसी चीज़ें खाएं, पता नहीं क्यों नहीं खाते आप लोग। अच्छा मुझे बताएं, और अच्छा मुझे एक चीज़ आपसे और जो हकीम साहब पूछनी है वो ये कि समटाइम ये भी होता है कि कुछ लोगों के ना डंड्रफ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनके बालों की खुश्की उनकी आंखों पे आती है, वो भी ऊपर से काली आंखें करता है और ड्राइनेस करता है, ये भी होता है ना? देखिए एक बाज़ लोगों की इसकी वजह से ना पलकें भी गिर रही होती हैं, पलकें गिर रही होती हैं। दूसरा ये है कि जो सर में ड्राइनेस होती है, जिन लोगों को भी सर में ड्राइनेस की शिकायत रहती हो, तो वो एक कमेला पाउडर आता है, कमेला पाउडर, ठीक है, उसकी 1 चाय वाली चम्मच को सरसों के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और पूरे सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद सर धो लें, आप देखिएगा 50% से ज़्यादा खुश्की उसकी दूर हो जाएगी। और इसी तरीके से एक दिन छोड़ के कीजिएगा, मैक्सिमम 10-12 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये सर की खुश्की और ईचिंग, खारिश और जो परत से निकलती है खुश्की की, ये सब दूर होना शुरू। अच्छा मैंने किसी को देखा था एक दफ़ा, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे लोग ट्यूटोरियल्स इतने डालते हैं कि पता नहीं कौन कौन से टोटके हैं जो नज़र आते हैं, कि वो बेकिंग सोडा लेके किसी ने अपने बालों में लगाया, उसके बाद पूरे सर में लेमन के साथ रब किया और कंघी उसके बाद की, उन्होंने कॉम्ब की तो उसमें सारी डंडब जो थी वो उस कॉम्ब से निकल रही थी बाहर। तो ये भी तरीका होता है क्या? देखें अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम कीजिएगा, क्योंकि सर की जिल्द होती है थोड़ी नाजुक, उसमें अगर कोई ईचिंग खारिश शुरू होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कह रहे हैं। अच्छा इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हकीम साहब से बात करने के लिए कॉलिंग नंबर भी मौजूद है 0213509147, तो आप इस पर कॉल कीजिए और आप किसी भी तरह का सवाल, अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं, वो आपको उसका हल बताएंगे। अब आप ये बताइएगा कि ये डार्क सर्कल्स के लिए आप लेके क्या आए? देखें डार्क सर्कल्स और चेहरे पे झाइयाँ बन जाती हैं, और इसकी वजह से ना ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, कलर दो टोन हो रहा होता है, स्किन जो है हमवार नहीं होती है,
और साथ में ब्लैकिश ज़्यादा नज़र आती है, तो बाज़ लोगों के अब ब्लैक हो रहे होते हैं, तो ये उसको भी ठीक करेगी। जो अभी मैं एक मास्क बनाना सिखा रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा। आपने लेना है, ये है कपूर कचरी। कपूर कचरी, कपूर कचरी, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये है अनार के फूल, गुले अनार, ये भी लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच इसका पाउडर। और ये है सफ़ेदा काशगरी, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये संदल पाउडर है 1 चाय वाला चम्मच। टोटली 4 चीज़ें हैं, इनको मिला लीजिए आप आपस में, और फिर उसके बाद इसे अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाइएगा। हम इसमें अर्के गुलाब ऐड कर रहे हैं। ऐसे नरम सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छा। और चेहरे को अच्छे से साबुन से या किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो के आप इसे अप्लाई करेंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे। ठीक है, नरम सा पेस्ट बनाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगाना है। 20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करना है, हल्के हाथ से रब करना है। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना कीजिएगा। आप देखिएगा 1 या 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम से कम 1 शेड साफ़ हो जाएगा। आस्ते आस्ते ये साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल आपका चेहरा साफ़ हो जाए, जिल्द हमवार हो जाए, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाए और कलर भी साफ़ हो जाए, तो फिर इसे रोक दीजिएगा। ये पूरे फेस पे लगाना ताकि एक चेहरा हो जाए। ये बिल्कुल आपने ठीक बताया, बड़ा ज़बरदस्त ये मास्क है जो कि आपने बना के दिखाया है। लेकिन कहते हैं ना कि अंदर भी ठीक होना चाहिए। जी, अंदर ठीक नहीं होगा तो चेहरा आप जो कुछ भी लगा लें, डेफिशिएंसीज आपके अंदर है ना, वो भी तो पूरी होना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, उसके लिए मैंने अभी बताया ना आपको कि जैसे मैंने किशमिश, जैसे अब नहीं, ये तो आपने बिल्कुल बताया। मेरे कहने का मकसद ये है कि खाने पीने का हमें जो ख्याल रखना है वो बताइए। खाने पीने में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल कम कीजिए, कोशिश कीजिए टिंडा तुरई, लौकी, शलजम सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, और फ्रूट जो मौसम के हिसाब से आता है वो इस्तेमाल कीजिए। मैं समझता हूँ अगर रोज़ाना ये चीज़ें आपकी मामूल के मुताबिक होंगी तो आपका स्किन भी अच्छा होगा, और साथ में ये कि डार्क सर्कल्स भी नहीं बनेंगे, और लीवर आपका अच्छा खून बनाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, और ये जो लोग एनीमिक होते हैं उनके लिए आप बताएंगे? वो लोग, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, या तो वो दूध नहीं पीते, चलो ठीक है स्मेल आती है, कुछ लोगों को गोश्त में से हीक आती है, वो गोश्त नहीं खाते। ये होता है अक्सर लोगों के साथ, कुछ चीज़ों से नहीं खाते, दिल नहीं करता, क्या करें फिर? या उन्हें दिल मत नहीं करता है। सब्जियां तो देखें, सब्जियां खाएं। दूसरा ये है कि ना, चुकंदर साल 12 महीने मिलता है। ठीक है, आप एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे खाएं। आप 45 दिन इस्तेमाल करें, आप देखना आपके कितने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे सिर्फ एक चीज़ चुकंदर से। ये मैंने अपनी फैमिली पे ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों से सुना है चुकंदर का रायता, लेकिन मैंने कभी नहीं ट्राई किया। आप चुकंदर को कद्दूकश करके उसको 1 कप दही में डाल के, सिंपल चीज़ है और कुछ भी नहीं मिलाना, आपने मिक्स किया और दोपहर को खाने के बाद खा लिया। अच्छा हकीम साहब, इन सब चीज़ों से हट के क्या मसाज जो होता है, जिस तरह अक्सर लोग आंखों के नीचे वो रोलर सा एक होता है उससे मसाज करते हैं, या फिर आइसिंग करते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आपका दिल खुश होगा ना, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमें आफाक अहमद ने कराची से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। आफाक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मेरे घुटनों में गैप है और शदीद दर्द होता है। दोबारा कहिएगा। अच्छा, अगर आप लोग टेलीविजन ऑन करके हमसे बात करेंगे और बजाय फ़ोन पे आवाज़ सुनने के टीवी से सुन के जवाब देंगे या सवाल करेंगे, तो ना हमें समझ आएगी और ना आपको समझ आएगी। ये तरीका ठीक नहीं है। अपना टीवी पहले बंद कीजिए, उसके बाद कॉल मिलाइए, बाद में देख लीजिएगा। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब पे हर जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आपके कॉल करने का फ़ायदा नहीं हुआ ना। मुझे समझ नहीं आई उनका गला दर्द था या कहाँ बहुत दर्द था, उसके बाद उन्होंने बताने की भी जहमत नहीं की आफाक साहब ने। अच्छा खैर, नहीं, ये मौसम है आफाक साहब आप सुन रहे हैं? जी जी, बताइए क्या मसला है? मेरे घुटनों में, दोनों घुटनों में गैप हो गया है, उल्टे हाथ के घुटने में ज्यादा है, उसमें शदीद दर्द रहता है। उसके लिए पूछा है हकीम साहब से कि कोई मालिश करें या कोई चीज दवा खाएं, क्या करें? अच्छा हकीम साहब, इनके घुटने में दर्द रहता है और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो मुझे बताइएगा कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है। पता नहीं कैश करके उन्होंने कोई मसला बताया जो घुटने में उनके हुआ है। घुटनों में गैप आ जाता है। अच्छा ठीक है, गैप आ गया, गैप आ गया है,
तो उसमें फिर टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा चलते हैं यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। अगर बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, ज़ोर लगा के उठते हैं, हिम्मत ख़त्म हो रही है, इवन यहाँ तक कि कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जिन लोगों को भी अर्थराइटिस हो यानी गठिया का दर्द हो, तो उसको ठीक करने के लिए और इस गैप को ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इन चारों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चीज़ 20 ग्राम है, 3 चीज़ें 50-50 ग्राम में मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। और आप ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। शुरू के 4 दिनों में ही आपकी तकलीफ़ में काफ़ी कमी आ जाएगी, दर्द में, इन चीज़ों में। तो इसको रोकिएगा नहीं, ऐसे तकरीबन 3-3.5 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिएगा और फिर जाके वॉक कीजिएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कोई बीमारी का नाम है, कोई मसला है इस तरह, लेकिन गैप हाँ, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। खैर हकीम साहब, चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहती थी कि और हम लाइव कॉलर्स को लेते और आप उनके मसाइल का हल बताते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि और मेहमान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब मैं कुछ बात करूंगी दौरे हाजिर में लैपटॉप के हवाले से। हर घर की ज़रूरत बन चुका है लैपटॉप, मगर लैपटॉप कौन सा ख़रीदें और आपकी काम की ज़रूरियात में से कौन सा लैपटॉप है जो कि बिल्कुल आपकी सही मदद कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सैयद नासिर हुसैन साहब, जो कि बिजनेस यूनिट हेड हैं और MNP और HP के। जी, सही नाम लिया मैंने? जी। चलें जी, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि एब्रीविएशंस जो होती है ना, इसमें इंसान कुछ आगे पीछे होता है। एनी हाउ, ये ज़रूरत सबकी है, सबको पता है। लैपटॉप आजकल बच्चा जो आई थिंक सो थोड़ा सा होश संभालता है ना, वो भी डिमांड करता है कि मेरा लैपटॉप मुझे चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम लैपटॉप कौन सा बाय करें, क्योंकि बेतहाशा ब्रांड्स हैं, हर तरह की क्वालिटी है। हाँ, प्राइस रेंज में कुछ डिफरेंस है। तो आप मुझे बताएं कैसे कन्विंस करेंगे कि मुझे HP का लैपटॉप ही लेना है। देखें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो यहाँ पर कि अगर मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड से थोड़ा सा शुरू करूँ कि हमारे यहाँ टेक इंडस्ट्री में काफ़ी बूम है इस वक्त, एंड वी आर कीप ऑन ग्रोइंग। हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त स्कूल कॉलेजेस से इवन पढ़ते हुए भी अमेज़ोन में जाके वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहाँ से बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह की ऑनलाइन सेलिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट पे अपनी वो वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो उसके लिए आज के हालात, आज के दौर ज़िंदगी में लैपटॉप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर काम मोबाइल से नहीं हो सकता। ऑल्दो कि इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पिंग, लेकिन ज़रूरी है। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं कि हम लैपटॉप ख़रीदें, लोग घरेलू अशिया ख़रीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, स्पेशली फ्रिज, टेलीविज़न एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हमेशा मार्केट में जाके कंसीडर करते हैं कि वी बाय अ प्रोडक्ट जिसमें उसकी वारंटी, कवरेज, आफ्टर सेल सर्विसेज सही हो। क्योंकि देखें इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस, आफ्टर सेल सर्विसेज की तरफ मैं आऊँगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सब पे आपसे डिस्कशन करूँगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये कन्विंस करें कि मैं अगर मार्केट गई हूँ, देखिए आपने भी बात की कि लैपटॉप हर घर की जरूरत है, मैं भी बता रही हूँ, सबको पता है कि बच्चे से लेके बड़े सभी को चाहिए। बिल्कुल। जिसने भी ऑनलाइन किसी भी, आजकल आपको पता है जमाना ही सोशल मीडिया का है, ब्लॉगर्स इतने आ गए हैं, पॉडकास्ट करने वाले आ गए हैं, उनको अगर अपना यूट्यूब चलाना है तो वो लैपटॉप पे ही चलेगा प्रॉपरली। तो ये जरूरत सभी की है। थीसिस बनेगा तो लैपटॉप पे बनेगा, बच्चों ने अगर चैट GPT से कुछ सीखना है तो वो भी लैपटॉप होगा, तो बेहतर तरीके से उसको समझेंगे। अब हम लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि पता नहीं इसकी बैटरी इसी की है, किसी और लैपटॉप की लगी हुई है इसको। हमें ये नहीं पता ये केबल इसी की है या किसी और लैपटॉप की है। हमें ये नहीं पता कि इसकी स्क्रीन कितनी मतलब फ्लेक्सिबल है, कितनी ड्यूरेबल है, हमें नहीं पता। अब अगर मुझे HP का लैपटॉप ही लेना है तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बताएंगे कि भाई आप इस वजह से ये लें। ओके, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली इंटेल इज़ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है प्रोसेसर में, तो उसमें Core i3, Core i5 एंड Core i7
अब आपके बजट बहुत सारी बड़ी रेंज है HP की, स्टार्टिंग फ्रॉम HP 15 जो कंज्यूमर सीरीज़ है से लेकर बिजनेस सीरीज़, कमर्शियल सीरीज़, हाई एंड जहाँ मीडिया, ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें, तो वो सब पूरी रेंज मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कंज्यूमर की और कमर्शियल की डिमांड के मुताबिक HP के पास सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सबसे बड़ा कन्विंसिंग टूल है कि आप HP की तरफ क्यों जाएं। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये। दूसरी बात ये है कि जब आप ख़रीदते हैं HP का लैपटॉप तो वही आपकी वो पुरानी पहले वाली बात सॉरी कि जिसमें आफ्टर सेल्स हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप वो लैपटॉप ख़रीदें जिसके आपको उसकी जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती रहे। परफॉर्मेंस इज़ द थर्ड मेन कोर के परफॉर्मेंस उसकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी है कैसी है। फिर इनोवेशन, लाइक फॉर इंस्टेंस कि अब आप जैसे ये लैपटॉप देखेंगे, हमारे पास ऐसे भी लैपटॉप हैं जो कि टैबलेट बन जाते हैं एंड हाउ लाइट वेट इट इज़, लाइक यू कैन कैरी, बहुत लाइट है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैन कैरी, टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फोल्डेबल है जी, 360 हो जाता है। तो यू कैन यू नो आई मीन फॉर एवरी एज वी हैव दोज प्रोडक्ट्स के, लाइक फॉर इंस्टेंस स्कूल गोइंग है, स्टार्टर है, स्टार्टअप है, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। कॉलेज गोइंग है, लाइक एंटरप्रेन्योर हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस कोई भी कमर्शियल इदारे हैं जैसे बैंक्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हर तरह का सोल्यूशन हमारे पास HP के पास मौजूद है। फ्रॉम एंट्री लेवल जो स्टार्टिंग लैपटॉप है वहाँ से लेकर के बड़े वर्क स्टेशन तक, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो ऑल्दो कि मुझे पता है कि आप चूँकि खुद भी काफ़ी टेकी हैं, तो यू नो कि HP के प्रिंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिंटर, आपके स्कैनर्स, प्रिंटर्स, मुझे बिल्कुल पता है। अच्छा, अब मुझे बात बताइएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं हम। जी हाँ, आफ्टर सेल सर्विसेज में मैंने देखा है कि कंज्यूमर रुल जाता है, आओ भी चक्कर लगाओ, यहाँ नहीं आप वहाँ जाएं, वहाँ नहीं आप वहाँ जाएं, जी, और वहाँ जब जाएं तो नहीं जी ये तो सॉरी स्क्रैप में जाएगा। हाँ। अब इसका वारंटी का क्या सिस्टम है, इसका आफ्टर सेल सर्विसेज आप क्या डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं या जाना पड़ता है सेल सेंटर्स या सर्विस सेंटर, क्या तरीकाकार है? देखिए, सबसे पहले तो जब भी मैं ये सील्ड बॉक्स भी लेके आया हूँ, मैं अपने सारे कंज्यूमर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो लैपटॉप ख़रीदें तो मेक श्योर करें कि वो पूरा सील्ड पैक हो, फैक्ट्री सील्ड हो, और उस पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MNP को, आई एम बिजनेस यूनिट हेड इन MNP। MNP मोलर एंड फिश पाकिस्तान में HP का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप MNP का ये स्टिकर और ये वारंटी कार्ड ये दिखाता हूँ, ये हर HP के लैपटॉप्स के साथ आता है। इफ़ यू कैन प्लीज कैमरे को यहाँ दिखा दें ये कार्ड, ये वारंटी कार्ड हर HP के लैपटॉप सामने रखिए अभी आप। अच्छा, इस पे क्या है? इसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है, और इसके अलावा साथ साथ इसमें सर्विस सेंटर्स की डिटेल है, जहां पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां जहां हमारे सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं, ये सारे सर्विस सेंटर्स की डिटेल है इसमें। तो किसी भी यूज़र को लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे मसले जो फ़ोन पे हल हो जाते हैं, कुछ ऐसे मसले जिनके लिए लैपटॉप उनको लेके आना पड़ता है। लाइक फॉर इंस्टेंस कि अगर वो टियर 2 सिटीज़ से, लाइक फॉर इंस्टेंस कि अगर वो पंजाब में फैसलाबाद से या कराची में हैदराबाद से हैं, तो दे कैन शिप देयर लैपटॉप एज वेल, एंड देन उसके बाद ये हम उसको करके। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जितनी भी आफ्टर सेल का प्रोसेस है ना, इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। हम सारे पार्ट्स HP के ओरिजिनल इन्वेंट्री में रखते हैं और उसको कोई जुगाड़ का काम नहीं होता। ये भी तो होता है ना कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अभी आने वाले हैं, आएंगे तो मिलेंगे, और उसमें बच्चे परेशान होते रहते हैं कि यार लोगों से मांगना पड़ता है, फिर जाहिर है बच्चों को। ये एक इशू है, यू नो द रीज़न वाई के बीच में हमारा कुछ थोड़ा सा LC वगैरह का इशू था, वो एक माशी उसकी वजह से। लेकिन ओवर एंड अबव दिस कि हम इतनी फोरकास्टिंग को मैनेज करके इन्वेंट्री रखते हैं कि ज़्यादा परेशानी नॉन स्टॉकिंग की वजह से ना होनी पड़े। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास हर तरह की जो है वो मार्केट को कैटर करने के लिए सोल्यूशन मौजूद है, हर तरह की रिक्वायरमेंट को। अब चूँकि आपको पता है कि IT का दौर है, बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग एडवांस टेक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप HP के रोल को भी इस हवाले से ज़रा हाईलाइट करें, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप ये खिदमात सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही आज का नौजवान जो कि पेशावर है वो इसका इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से कर रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कदम जमा रहा है, आगे बढ़ रहा है।
देखें HP इज़ वेरी एग्रेसिव इन दिस फील्ड। HP के पास पूरा एजुकेशन का सोल्यूशन है, नॉट ओनली दिस हार्डवेयर के लैपटॉप, बल्कि इसमें जो चलने वाला सॉफ्टवेयर एजुकेशन वाइज वो भी एड टेक में, यानी एजुकेशन में HP। अच्छा, वैसे मेड इन क्या चीज़, सॉरी, ये अमेरिकन कंपनी है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लाइक फॉर इंस्टेंस चाइना में है, वियतनाम में है, फिर और फिलीपींस में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट जगहों पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप फैक्ट्री की बात करेंगे, लेकिन देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग तो अकॉर्डिंग टू द R&D होगी जो उसमें है, तो इट्स नॉट ओनली द हार्डवेयर, बट हमारे पास और देखिए आजकल जब आप बात कर रही थी डिजिटल मीडिया की और सारा उसकी, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी थ्रेट, इज़ अ बिग, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वी आर नंबर 1, HP इज़ नंबर 1 हु इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दोज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से सिक्योर करने के लिए। ये सारा एम्बेडेड है HP की लैपटॉप में, यानी इसके अंदर बिल्ट इन है, ताकि जो कंज्यूमर हैं उनको परेशानी ना हो सके। एंड MNP इदारा 100 years ओल्ड कंपनी है, एंड वी मेक श्योर एंड वी हैव अ कमिटमेंट विद एंड कस्टमर्स टू कि उनको हम नई से नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, और जो उसको लेने के बाद जो वो उसको यूज़ करते हैं उसका एक अच्छा यूज़, और उसमें जो वारंटी की सहूलियात हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की जो सहूलियात हैं, वो भी उनको टाइमली प्रोवाइड करें। सही। अच्छा, अब आपको बल्कि ये सवाल थोड़ा सा इससे हट के मैं चाहूँगी, ज़ाहिर है आप इस फील्ड से लिंक्ड हैं तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि अभी पिछले दिनों की बात है कि हम लोगों ने बड़ा ये खबरें सोशल मीडिया पर देखी कि जी इंडिया में तो एप्पल का वो खुल गया है, वहाँ पे अब फ़ोन बनेंगे और ज़ाहिर है वो सस्ते मिलेंगे, यहाँ पर बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान में इस एडवांस टेक को खुद बनाने की अगर बात की जाए तो हम किस लेवल पे हैं, कितना वक्त हमें लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? देखिए, हम बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को लें तो हम दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट नेशन है, जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन 5वें बड़े दुनिया में हमारा कंट्री है। हम लोग 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, यानी आप किसी भी साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया में कहीं भी आप जाएं, आप ट्रैवल करती होंगी, कोरिया है, जापान है, ताइवान है, आपको बहुत लैंग्वेज बैरियर आता है वहाँ, बिल्कुल वो लोग अपनी ज़ुबान ज़्यादा बोलते हैं। जी हाँ, तो हम 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग है। और अगर आप और अच्छे प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हमारी जो मीडियम एज है लोगों की वो 22 ईयर्स है, तो यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो हम वी कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग पॉजिटिव। ओवर एंड अबव हमारे यहाँ 110 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं, 100 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इंडिया हमसे ज़्यादा IT के एक्सपोर्ट्स में 21 गुना ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा भी नहीं। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बहुत काम कर रहे हैं। Even I have seen personally and professionally many of those students who are in education, अभी वो उनका चल रहा है, और साथ साथ वो फ्रीलांसिंग के तौर पे एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, गेम्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स बना रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। और उसको जो है वो अपने, अगर थोड़ा सा इनको और सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट इदारों की तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा बूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारा पोटेंशियल है, वो दिन दूर नहीं कि हम अपने इस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करें। और जो आप बात करें एप्पल क्या और फैक्ट्री खुल गई वहाँ पे, तो कोई मसला नहीं, वो हमारे लिए भी, हम वी शुड बी थिंक हाई कि हम भी वो कंट्री हैं, हमारे पास भी वो पोटेंशियल है कि इन सारे ब्रांड्स को हम भी पाकिस्तान ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि न सिर्फ यहाँ लाना, हम अपनी सिर्फ जो चीज़ें हैं यानी अपनी रिक्वायरमेंट को कंज्यूम ना करें, बल्कि हम एक रास्ता खोलें एक्सपोर्ट करने का। बिल्कुल, एंड थैंक्स टू HP इस सारे सिलसिले में, क्योंकि देखें HP अगर ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला रहा है और नौजवान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके हाथ में है, तो जाहिर है इसमें आप लोगों की काबिशें, एफर्ट्स भी हैं जो कि सब कुछ मुमकिन बना रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल उस तरह से नहीं हो सकता कि आप वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, वो पिछला वाला कि जब वो आपके वो जो CPUs पड़े हुए हैं और कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और आप लगे हुए हैं बेचारे, स्लो चल रहे हैं, Pentium 1 Pentium 2, तो ये मुमकिन नहीं था। एनीहाउ मैं लास्टली आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, कंडीशंस क्या हैं कि जो डैमेज रिपेयरेबल फिर नहीं है HP का? देखिए, ये जो डैमेज है ना, ये इंश्योरेंस कवरेज में आता है और हमारे यहाँ फैसिलिटी मौजूद है इंश्योरेंस की। जो कॉर्पोरेट यूज़र्स हैं वो डैमेज की इंश्योरेंस करवा लेते हैं।
तो क्योंकि अगर डैमेज मतलब गिर गया हाथ से तो वो डेफिनेटली अंडर वारंटी कवर नहीं होता, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस ओनली। कोई माल फंक्शनिंग होती है उसके हम जिम्मेदार हैं। कंज्यूमर को फोकस ये करना है कि वो जो भी HP का लैपटॉप ख़रीदे वो MNP की वारंटी, ये स्टिकर उसका ख़रीदे ताकि वो परेशान ना हो बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में लोग जो है वो टेप बहुत अच्छी लगा देते हैं। चलिए बस ये मैं भी बता देती हूँ, लड़कों लड़कियों ये देख लो भाई, जब तक ये स्टिकर नहीं लगा होगा, ये सील नहीं होगी, आप लैपटॉप ना खरीदें। दैट मीन्स कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो चुकी है। तो बजाय इसके कि आप बाद में परेशानी का आपको सामना करना पड़े, तो आप पहले ये चीजें, और एक चीज ये भी देखनी है आपने, कार्ड, जब तक ये कार्ड नहीं होगा आपने लैपटॉप नहीं लेना। ये सील, ये स्टिकर, उसके बाद ही आप लैपटॉप बाय करें, इंशाल्लाह आप अच्छे से चलाएंगे, अपने थीसिस बनाएंगे। आपको देखिए होता क्या, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं लोगों की, हमने लैपटॉप खरीदा है और हमें वारंटी नहीं मिली, तो वो वारंटी के एडिशनल पैसे चार्ज करते हैं लोग। चलिए जी, बिल्कुल आपने सही किया, बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब। थैंक यू सो मच, इट्स बीन वेरी लवली टू कम हियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। और अभी हमें उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उनसा, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। जल्दी से बता दें हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। जी, आने वाला वक्त जो है वो सबसे पहले लेडीज की बात करते हैं के लिए, अगर पार्टनरशिप वगैरह पे काम करे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, एक अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम एरीज वालों का स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और टॉरस वाले बहुत बिजी रहेंगे इस आने वाले टाइम में, बहुत फोकस रहेंगे, पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। शादी के भी टॉरस वालों के चांसेस हैं। जेमिनाई वाले ट्रैवल का चांसेस हैं, जेमिनाई वालों का सफर नजर आ रहा है। जेमिनाई के बाद कैंसर वाले सोच समझ के पैसा लगाएं, कहीं पर जो है वो धोखा खा सकते हैं, चीट हो सकता है। और उसके बाद जो है वो कैंसर है, कैंसर की बात हो गई। लियो वाले भी जो है दोस्ती में धोखा खा सकते हैं, तो कोई दोस्त बनाना है, शादी करनी है तो बहुत सोच समझ के करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। वर्गो वाले के पास पैसा नजर आ रहा है, बहुत सारा पैसा, कोई काम, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई शेयर्स लेना चाह रहे हैं, कोई लॉटरी वगैरह, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है वर्गो के लिए टाइम। लिब्रा वाले कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फटा हो सकता है। स्कॉर्पियो वाले इंडिसाइसिव रह सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं, शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके, काम को लेके, तो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। सेजिटेरियस वाले एक अच्छा टाइम एक ट्रैवलिंग, फैमिली के साथ कोई ट्रैवल, किसी हॉलिडे पे जा सकते हैं, और किसी के साथ बातचीत, दोस्ती भी हो सकती है, पैसा खर्च हो सकता है। कैप्रिकॉर्न वाले भी ट्रैवल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके कैप्रिकॉर्न वाले भी ट्रैवल पर जाते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद उनसा खुद से रुक गई हैं। उनसा से अगर तो हमारा रब्ता कुछ बहाल हो जाए तो मैं उनसे पूछूं कि कैप्रिकॉर्न के बाद अभी और भी कुछ स्टार्स हैं जो आपका इंतजार करें। जी उनसा। जी, एक्वेरियस वाले जो हैं उनके कामों में डिले हो सकता है, कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये वक्ती रुकावटें होंगी। जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी मेहनत जारी रखें, आपका रिजल्ट जो है वो आपको आउटकम बहुत अच्छा आएगा। पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सेहत में थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर सफर करना चाहते हैं तो भी अच्छा है उनके लिए, पीस ऑफ माइंड उनको मिलेगा, चेंज मिलेगा। चलें जी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। घर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो घर वगैरह चेंज कर लें या ना करें। उनसा पाइसेस का बताइएगा। पाइसेस का मैंने कहा पाइसेस को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज अगर पाइसेस वालों के थे तो अब हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहे हैं, सफर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है, एक अच्छा टाइम पाइसेस वालों का स्टार्ट है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और पाइसेस वालों के लिए उन्होंने बता दिया है कि अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। अल्लाह करे कि सब पाकिस्तानियों के भी अच्छा टाइम शुरू हो जाए, मईशत भी अब संभल जाए। और अब जनाब वीकेंड है, आपने कुछ ऐसा नहीं खाना, इंजॉय करना है ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसा नहीं खाना कि अगला जो हफ्ता है वो कुछ ख़राबी का बाइस हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम कुछ चेंज सा हो रहा है, तो सबके गले ख़राब हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो बचें इससे। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।